नमस्कार, वेलकम टू ईडीएम एंड फ्रेजेस क्लास। आज हम लोग जो है ईडीएम्स एंड फ्रेजेस का क्लास 2 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास करा क्लास 1, जिसमें हम लोगों ने ईडीएम्स एंड फ्रेजेस को पढ़े जो स्टार्ट होता है ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी ईडीएम्स एंड फ्रेजेस हैं उसको हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग ईडीएम्स एंड फ्रेजेस जो बी से स्टार्ट होते हैं उनको पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम लोग सी डी कंटिन्यू चलते जाएंगे और कुल मिला के ए से लेकर जेड तक जितने भी ईडीएम्स और फ्रेजेस होते हैं जो कि एसएससी और जितने भी अदर तरह के एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश में ईडीएम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाता है, सारे को कंपाइल करके हम लोग यहाँ पर एक सीरीज में पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बी से शुरुआत होने वाले सारे ईडीएम्स और फ्रेजेस को पढ़ेंगे। पहला जो हमारे सामने है वो है अबव बोर्ड, यानी कि बोर्ड से ऊपर होना। यानी कि बोर्ड का मतलब क्या होता है? बोर्ड का मतलब होता है समिति या फिर मंडल। मंडल से ऊपर होना, एक समिति बनाएगा, समिति से ऊपर होना मतलब क्या? व्यक्ति जो है काफी ज्यादा ऑनेस्ट है और इलीगल है, लीगल है, ठीक है, ऑनेस्ट और लीगल होना। तो बी अबव बोर्ड का मतलब क्या हो गया? टू बी ऑनेस्ट एंड लीगल। याद रखना है, बी अबव बोर्ड का मतलब क्या हो गया? ईमानदार और वैधानिक होना, टू बी ऑनेस्ट एंड लीगल। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई एक्सपेक्टेड दैट big company to try to take advantage of us, but so far all of their dealing with us have been above board। मतलब कहा जा रहा है कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़े कंपनियों के साथ अगर जो डील होगा तो वो क्या होगा, हम लोगों का फायदा लेगा, लेकिन जब डीलिंग करने के बाद पता चला कि वो क्या है, ऑनेस्ट है और लीगल है, हमारा फायदा नहीं उठाएगा। तो इस प्रकार से बी अबव बोर्ड का जो मतलब क्या हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट एंड लीगल। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स। बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल यानी कि दीवार के ऊपर उछलना कूदना के सेंस में है। तो मतलब कोई व्यक्ति जब काफी ज्यादा एक्साइटेड और फुल ऑफ नर्वस एनर्जी रहता है ना, तब उस सेंस में इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, इस इडियम का फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल, बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल मतलब एक्साइटेड एंड फुल ऑफ नर्वस एनर्जी। याद रखना है, बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल का मतलब एक्साइटेड एंड फुल ऑफ नर्वस एनर्जी। एग्जाम्पल देखिए, वी नीड टू टॉक आउट फॉर ए वॉक, वी नीड टू गेट आउट फॉर ए वॉक, द चिल्ड्रेन आर बाउंसिंग ऑफ द वॉल। यानी कि हम लोगों को मतलब वॉक करने के लिए, मतलब ऐसे टहलने के लिए जाना था, तो बच्चे क्या करने लगे, बाउंसिंग ऑफ द वॉल, यानी कि फुल ऑफ एक्साइटेड और नर्वस एनर्जी से एक्साइटेड हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा। उसके बाद है बी टेलर मेड फॉर समथिंग, किसी काम के लिए टेलर बनना। मतलब टेलर बनना मतलब किसी काम के लिए, मतलब वो व्यक्ति क्या है, उस काम में काफी ज्यादा स्किल है, उसके पास गुण है उस चीज का, उस पर्टिकुलर टास्क करने के लिए ना। तो बी टेलर मेड फॉर समथिंग का मतलब क्या होगा, टू हैव ऑल द राइट स्किल्स एंड एबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर टास्क। यानी किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए उसके पास हर तरह का जरूरत वाला जो गुण है, क्षमता है, वो होना, उसी को बोलेंगे बी टेलर मेड फॉर समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, इट साउंड एज दाउ यू वेयर टेलर मेड फॉर द जॉब। यानी कि ऐसा देखने में, ऐसा सुनने में लगता है कि तुम इस काम के लिए क्या परफेक्ट हो, इस काम के लिए फिट बैठते हो। बी टेलर मेड फॉर समथिंग यानी बी टेलर मेड फॉर द जॉब, यानी कि तुम काम के लिए रिक्वायर्ड स्किल एबिलिटी है, वो क्षमता रखते हो। ठीक है, तो बी टेलर मेड फॉर समथिंग का मतलब क्या होगा, टू हैव ऑल द राइट स्किल्स एंड एबिलिटी फॉर पर्टिकुलर टास्क। आगे बढ़ते हैं। अगला है बी इन गुड बुक्स ऑफ, यानी किसी के अच्छे किताब, किसी के किताब में अच्छा होना। मतलब क्या, कोई व्यक्ति किसी चीज के पक्ष में यानी उसका साथ देगा, उसको पक्ष में जाएगा, उसी को बोलेंगे क्या, बी इन गुड बुक्स ऑफ। ठीक है, बी इन गुड बुक्स, किसी व्यक्ति के अच्छे किताब में होना, किताब में किसी बुक के नजर में अच्छा होना। बी इन गुड बुक्स का मतलब वही हो गया, किसी की नजर में अच्छा होना, नजर होना मतलब उसका पक्ष में हो जाना ना। तो वही हो गया कि टू बी इन काइंड फेवर, टू बी इन काइंड फेवर, उसके नजर में अच्छा होना। बी इन गुड बुक्स ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी की नजर में अच्छा होना। सी इज इन द गुड बुक्स ऑफ हर एम्प्लॉयर एज सी इज क्या, वेरी एफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग। वो जो एम्प्लॉयर है जो उसको नौकरी दिया, उसके नजर में अच्छा है क्योंकि वो क्या है, एफिशिएंट है और हार्ड वर्किंग है। ठीक है, तो बी इन गुड बुक्स ऑफ का मतलब क्या होता है, बी इन काइंड फेवर होता है इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं। उसका अगला जो हमारे पास जो फ्रेज है, बी इन बैड बुक्स ऑफ, किसी की नजर में खराब होना, किसी एक किताब में खराब होना, यानी कि क्या, आउट ऑफ फेवर, यानी उसके नजर में खराब होना, यानी कि उसका पक्ष में ना होना, उससे विरोध में होना। तो बीन बैड बुक्स ऑफ का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ फेवर, यानी कि उसके पक्ष में ना होना, विपक्ष में होना। देखो, सी इज इन बैड बुक ऑफ हर पेरेंट्स एज सी वेंट टू सी मूवी विदाउट इन्फॉर्मिंग देम। यानी कि जो है वो जो है अपने माता पिता के नज़र में खराब है अभी फिलहाल, या फिर वो विरोध में है माता पिता के नज़र में। क्यों? क्योंकि वो मूवी चली गई बिना जो अपने पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म किए हुए। तो बी इन बैड बुक्स ऑफ का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ फेवर, यानी उसके विरोध में होना। ठीक है, उसके बाद है बी इन गुड ऑर्डर ऑफ। बी इन गुड ऑर्डर ऑफ वही सेंस में, किसी के नज़र में सही होना का सेंस में। बी इन गुड ऑर्डर ऑफ का मतलब वही हो गया, किसी के नज़र में सही होना, यानी कि उसके पक्ष में होना। बी इन गुड फेवर का
मतलब हो गया, बी इन गुड ऑर्डर का मतलब हो गया वही, बी इन गुड फेवर ऑफ। यानी कि देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं, एन ऑनेस्ट मिनिस्टर इज ऑलवेज इन गुड ऑर्डर ऑफ द पब्लिक। जो ईमानदार जो मिनिस्टर होते हैं, ईमानदार जो मंत्री होते हैं, उनके पक्ष में पब्लिक हमेशा सही खड़ी रहती है। तो पक्ष में होना, यानी कि बी इन गुड ऑर्डर ऑफ का मतलब होता है टू बी इन गुड फेवर। अगला जो है वह बी इन बैड ऑर्डर ऑफ। बी इन बैड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? टू बी आउट ऑफ फेवर, किसी के पक्ष में ना, विरोध में होना। ए करप्ट मिनिस्टर इज ऑलवेज इन अ बैड ऑर्डर ऑफ पब्लिक, यानी कि जो करप्ट मिनिस्टर होता है, जो भ्रष्ट जो मंत्री होते हैं, वो क्या होता है? पब्लिक की नजर में हमेशा खराब रहते हैं, आउट ऑफ फेवर रहते हैं ना। तो बी इन बैड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? टू बी आउट ऑफ फेवर, ठीक है। उसके बाद है बी एज क्लियर एज मड। अगला क्या है फ्रेज? बी एज क्लियर एज मड, यानी कि जो कीचड़ है उसके तरह चिकना होना, उसके तरह साफ होना, उसके तरह क्लियर होना। तो क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो रहा है बात? नहीं ना, क्लियर होगा मड कीचड़ की तरह, कीचड़ क्लियर होता है? नहीं होता ना। तो वैसा कोई भी चीज जो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है, समझने से परे है, जिसको समझा नहीं जा सका ना, उस जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं बी एज क्लियर एज मड, बी एज क्लियर एज मड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए, हिज ट्रैफिक डायरेक्शंस वेयर एज क्लियर एज मड, यानी कि जो हमको वो यातायात का मतलब कहीं पहुंचने के लिए जो हमको डायरेक्शन बताया गया, ट्रैफिक डायरेक्शन जो बताया गया, वो क्या इम्पॉसिबल अंडरस्टैंड नहीं किया था, समझ नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता, इसीलिए उसका इस्तेमाल किया गया हिज ट्रैफिक डायरेक्शन वेयर एज क्लियर एज मड, ठीक है, यानी कि समझा नहीं जा सकता। ये हो गया इसका एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं, बी ऑन क्लाउड 9, यानी कि 9वें बादल पे होना वाला सेंस में है। तो 9वें बादल पे होना, काफी एक्साइटेड होना, बहुत खुश होना का सेंस में क्या है? बी इन क्लाउड 9 का मतलब हो गया क्या? काफी खुश होना, ठीक है। देखिए एग्जांपल में पूछा जाए, वाज पूजा प्लीज्ड अबाउट गेटिंग दैट जॉब? प्लीज्ड, शी वाज ऑन क्लाउड 9, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जांपल में, सेंटेंस में, कि क्या पूजा जॉब लेने की वजह से खुश है? तो बोला जा रहा है सिर्फ खुश नहीं है, वो क्या है? क्लाउड 9 में काफी ज्यादा खुश है, ठीक है। तो बी ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बी वेरी हैप्पी। अगला जो इडियम्स है वो है बी इन अ डोल्ड्रम। डोल्ड्रम एक ऐसा स्थिति होता है ना, जो व्यक्ति जितना ही मेहनत करता है लेकिन फिर भी एक ही जगह पे स्थित होना है, ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है, एक जगह पे, मतलब शांत होना, ठीक है, ज्यादा तरक्की ना होना, उसी के सेंस में बोलते हैं टू बी इन डोल्ड्रम, मतलब नॉट वेरी सक्सेसफुल और नथिंग न्यू इज टेकिंग प्लेस, यानी ऐसा स्थिति आ गया ना जहां पर क्या कोई नया चीज नहीं हो रहा, कोई नया सक्सेस नहीं मिल रहा और नया चीज उसके साथ नहीं घट रहा है, तो उस स्थिति को बोलते हैं बी इन अ डोल्ड्रम। देखिए क्या एग्जांपल में, हर करियर वाज इन द डोल्ड्रम ड्यूरिंग दोस ईयर, उस समय में उसका करियर क्या था? डोल्ड्रम में था, मतलब कुछ नया चीज नहीं हो रहा था, कुछ नया सक्सेस नहीं होता, एक घिसा पिटा जिंदगी, घिसा पिटा जॉब में रोज जो होता है वैसा कोई नया चीज, इंटरेस्टिंग चीज नहीं हो रहा था। वो हो गया बी इन डोल्ड्रम का मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बी इन द ड्राइविंग सीट। मतलब बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को, जो अगर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे तो ड्राइविंग सीट पे, इसका मतलब क्या? गाड़ी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ गया ना। तो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब हो गया कि पूरा जिम्मेदारी लेना, टू टेक अ होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब हो गया क्या? टू टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, रमेश इज द एल्डेस्ट सन एंड सो ही इज इन द ड्राइविंग सीट आफ्टर हिज फादर डेथ। रमेश क्या है? अपने घर का, अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, तो उसके पिता की मृत्यु के बाद उसको ड्राइविंग सीट मिल गया, मतलब क्या पूरा जिम्मेदारी उसके पास आ गया, ठीक है। तो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है टू टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है बी ऑन द एज, यानी कि एज यानी किनारा में होना। मतलब किनारा पे होना मतलब इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं ना, किनारा पे होना मतलब इधर भी जाना उधर भी जाना, यानी कंफ्यूजन का बात हो गया ना, किनारा पे होना मतलब क्या? कंफ्यूजन हो गया। तो बी ऑन द एज का मतलब होता है टू बी नर्वस और वरीड अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर नर्वस होना या फिर वरीड होना, इसी को बोलते हैं क्या? बी ऑन द एज। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर द हॉरिबल इवेंट ऑफ द लास्ट वीक वी आर ऑल ऑन द एज। मतलब पिछले जो सप्ताह जो हमारे साथ जो हॉरिबल घटना, दर्दनाक जो घटना घटा था, उसके बाद क्या है हम लोग है ना, क्या वी आर ऑल ऑन द एज, मतलब नर्वस है और वरीड है कुछ चीज को लेकर, उस चीज को लेकर हम लोग नर्वस है और वरीड है। तो बी ऑन द एज का मतलब क्या हो गया? टू बी नर्वस और वरीड, चिंतित है और नर्वस है। उसके बाद है बी इन द सेवेंथ हेवन। बी इन द सेवेंथ हेवन, सातवें आसमान के सेंस में, सातवें स्वर्ग के सेंस में, ठीक है। तो सातवें आसमान में होना मतलब क्या? काफी ज्यादा खुश होना ना। तो बी इन द सेवेंथ हेवन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी, काफी ज्यादा खुश होना। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, विशाखा वॉज रियली इन द सेवेंथ हेवन व्हेन शी गॉट प्रमोटेड टू चेयरमैन। विशाखा जो है
काफी ज्यादा खुश है, यानी कि इन द सेवंथ हेवन है। कहां पर है? सेवंथ हेवन में। कब? जब उसको प्रमोशन मिला चेयरमैन के रूप में, चेयरमैन के रूप में प्रमोट हो गई, तब वो क्या हो गई? एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि बी इन द सेवंथ हेवन हो गई। तो ये याद रखना है, बी इन द सेवंथ हेवन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। अगला है बी एट ईच अदर्स थ्रोट, यानी एक दूसरे के गले पर होना। गले पे होना मतलब क्या? एक दूसरे पे गले पे होना मतलब एक दूसरे व्यक्ति के आपस में काफी ज्यादा झगड़ा कर रहा है, आर्गू कर रहा है। तो टू पर्सन आर्गुइंग अंग्रेली, यानी गुस्से से एक दूसरे पर आर्गूमेंट कर रहा है, एक दूसरे को वाद विवाद हो रहा है एकदम तेजी से, गुस्से में, ठीक है। मारपीट नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा वाद विवाद हो, चिल्ला चिल्ली हो गया, ठीक है। तो उस वाला सेंस को बोलते हैं क्या? बी एट अदर्स थ्रोट। एग्जाम्पल देखिए, दोज टू वेयर ऑलवेज एट ईच अदर्स थ्रोट, मतलब वो दोनों हमेशा एक दूसरे पर क्या? गुस्से से बातचीत करते हैं, गुस्से से आर्ग्यू करते हैं। एग्जाम्पल ये। अब अगला है बैड एग। बैड एग लिखा हुआ है। बैड एग है तो जो खराब अंडा होता है क्या वो काम का होता है? खराब अंडा को हम लोग फेंक देते हैं, काम का नहीं होता है ना। तो वही खराब अंडा, बैड एग का मतलब क्या? वर्थलेस पर्सन, यानी बेकार आदमी को दर्शाने के लिए बैड एग का इस्तेमाल करते हैं। बैड एग का मतलब बेकार व्यक्ति। तो वी कुड टेल ही वाज अ बैड एग इवन एट यंग एज, यानी कि हम लोग कम उम्र में हम लोग बता सकते हैं कम उम्र में कि वो एक क्या है? खराब अंडा, यानी कि वर्थलेस पर्सन है। अब इस कम उम्र में भी क्या? वो खराब अंडा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अगला है बैड ब्लड। बैड ब्लड यानी कि खराब खून इसके सेंस में, लेकिन क्या है इसका मतलब? क्या होता है? बैड ब्लड का मतलब होता है दो व्यक्ति के बीच में हेट का फीलिंग जो है ना, दुर्भावना, यानी कि घृणता की जो भावना आ जाती है, हेट का, ठीक है, उस फीलिंग को बोलते हैं बैड ब्लड, ठीक है, बैड ब्लड। तो एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो बैड ब्लड बिटवीन अस, आई डोंट नो वाई वी शुड क्वारल, मतलब हम लोग दोनों के बीच में कोई नफरत की भावना नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर भी हम लोग क्यों झगड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल लेके बनाया गया। तो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच में क्या? व्यक्तियों के बीच में क्या? जो हेट का जो भावना होता है, नफरत की जो भावना होती है, उसका होना को ही बोलते हैं बैड ब्लड, ठीक है। बैड ब्लड का मतलब फीलिंग ऑफ हेट बिटवीन पीपल। उसके बाद बीट द ड्रम, ढोल पीटना। ढोल पीटना मतलब किसी चीज का, किसी भी चीज का या किसी व्यक्ति का सपोर्ट करना या फिर उसको प्रोत्साहित करना, उसका प्रचार प्रसार करना। किसी चीज का या किसी व्यक्ति का प्रचार प्रसार को ही बोलेंगे क्या? बीट द ड्रम। तो बीट द ड्रम का मतलब क्या हो गया? टू प्रमोट और सपोर्ट समवन और समथिंग। किसी चीज का या किसी व्यक्ति का प्रचार प्रसार ही कहलाता है बीट द ड्रम। एग्जाम्पल देखिए, ट्राइंग टू रिफॉर्म ए हार्डकोर क्रिमिनल इज लाइक, यहां पर ये जो है इसका जो एग्जाम्पल है वो गलत है, ठीक है। बीटिंग द एयर का एग्जाम्पल हो गया। तो बेसिकली दिमाग में रखना है बीट द ड्रम का मतलब क्या होता है? टू प्रमोट और सपोर्ट समवन या समथिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अगला जो है बीट द एयर। बीट द एयर मतलब क्या? हवा को पीटना, हवा को मारना। तो हवा को मारना या हवा को पीटना क्या हो जाएगा? हवा को हम लोग मारेंगे या पीटेंगे तो कोई फायदा होगा? कुछ काम नहीं होगा ना, बेकार का हम लोग सिर्फ अपना समय ऊर्जा बर्बाद करेंगे। तो बीट द एयर का मतलब होता है टू मेक यूजलेस एफर्ट, यानी कि वैसा हम लोग को प्रयास करना जिसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यूजलेस एफर्ट को ही बोलेंगे बीट द एयर। ट्राइंग टू रिफॉर्ड ए हार्ड कोर क्रिमिनल इज लाइक ए बीटिंग द एयर, यानी कि जो काफी जो कट्टर जो अपराधी होता है उसको सुधारने की कोशिश करना क्या है? एक तरह से बीटिंग द एयर है, मतलब हवा में तीर चलाना के जैसा बात हो गया, ठीक है। कि उसको जो अपराधी है, घोर अपराधी है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको सजा मिलना ही चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग कितना भी सुधारने का प्रयास करेंगे नहीं होगा। तो बीटिंग द एयर का मतलब, बीट द एयर का मतलब क्या हो गया? टू मेक यूजलेस एफर्ट। उसके बाद है बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी कि सर को माथे पे मारना, माथे को सर को दीवार पे पीटना, ठीक है, उस सेंस में है। तो इसका मतलब कोई भी क्या हो गया? ऐसा चीज करना ना जो होपलेस है। टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज होपलेस, यानी कि जिसके चीज रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, होपलेस है, उसका सक्सेस होने का चांस कम है, वो चीज करना कोई बोलेंगे क्या? बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या? टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज होपलेस, जिसमें क्या होगा? ऐसा काम करना जिसमें आसान नहीं है कि वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। उस काम को बोलेंगे बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल। देखिए, यू आर वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू फिगर दिस पजल आउट, यू आर जस्ट बीटिंग योर हेड अगेंस्ट द वॉल। बोला जा रहा है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो इस पजल को सॉल्व करने में, ये पजल को फिगर आउट करने के लिए। ये तुम्हारे लिए क्या है? जस्ट बीटिंग योर हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी कि ये पजल सॉल्व होने वाला नहीं है, मतलब होपलेस है, तुम इसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। उस जगह पे इस्तेमाल होता है बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। उसके बाद बीट वंस ब्रेन आउट, ठीक है। बीट वंस ब्रेन आउट यानी कि माथे बाहर निकाल देने का सेंस से बोल सकते हैं, लेकिन मतलब माथा बाहर निकाल देना का सेंस से मतलब क्या? काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है कि माथा उसका बाहर निकल गया, माथा बड़ा हो गया, ठीक है। तो
इस सेंस में। तो बीट वंस ब्रेन आउट का मतलब क्या हो गया, टू वर्क हार्ड, यानी कि काफ़ी मेहनत करना, काफ़ी मेहनत करने का सेंस में क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बीट वंस ब्रेन आउट। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी बीट हर ब्रेन आउट फॉर स्टडिंग फॉर द एग्जाम, यानी कि अपने परीक्षा के पढ़ने के लिए वो क्या कर रही है, काफ़ी मेहनत कर रही है। ठीक है, वर्क हार्ड कर रही थी, इसी जगह पे यहाँ पर इस्तेमाल हुआ क्या, बीट हर ब्रेन आउट। ठीक है, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ काफ़ी मेहनत करने का सेंस में। उसके बाद बीट अराउंड द बुश, यानी कि जो झाड़ी है उसमें उसके अगल बगल क्या करना, डंडा मारना या फिर पीटना का सेंस है। मतलब क्या, जो चीज़ पे फोकस करना चाहिए उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस ना करके अगल बगल चीज़ों को हम लोग चर्चा करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, बीट अराउंड द बुश, यानी पॉइंट से हट के बात करने को वही बोलते हैं क्या, बीट अराउंड द बुश, यानी कि टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग चर्चा ना करके उसके अगल बगल के बातों को घुमा फिरा को बोलना का ही बोलेंगे क्या, बीट अराउंड द बुश। एग्जाम्पल में देखिए इस्तेमाल किया गया, डोंट बीट अराउंड द बुश गेट टू द पॉइंट, यानी कि अगल बगल घुमाओ फिराओ बात को, सीधे मुद्दे पे आओ। वही हो गया डोंट बीट अराउंड द बुश का मतलब हो गया कि इधर उधर की बात ना करो, सीधा मुद्दे पे आओ वाला सेंस हो गया। अगला है बिहाइंड द क्लोज डोर, यानी कि बंद दरवाजे के पीछे। तो बंद दरवाजे के पीछे मतलब क्या, कुछ काम सीक्रेट में होगा उसको बोलेंगे बिहाइंड द क्लोज डोर, यानी कि डन इन सीक्रेट, यानी कि डन इन सीक्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, बिहाइंड द क्लोज डोर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द प्लानिंग बोर्ड ऑफ फिनांस डिवीजन कॉन्स्टेंटली मीट बिहाइंड क्लोज डोर इन केस इट्स नेगोशिएशन बिकम नोन इन एडवांस। ठीक है, इन केस इट्स नेगोशिएशन बिकम नोन इन एडवांस, यानी कि जो प्लानिंग बोर्ड है वो फाइनेंस डिवीजन के जो प्लानिंग बोर्ड है वो कॉन्स्टेंटली मीट कर रहे हैं क्या, सीक्रेटली मीट कर रहा है। तो इस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बिहाइंड द क्लोज डोर का मतलब है डन इन सीक्रेट। उसके बाद बिहाइंड द सीन, यानी कि सीन से पीछे, सीन के पीछे का, यानी कि पर्दे के पीछे का बात हो गया, मतलब पर्दे के पीछे मतलब क्या, सीक्रेटली। तो बिहाइंड द सीन का मतलब वही हो गया, सीक्रेटली का बात हो गया, यानी कि दोनों का सेंस लगभग सेम चीज है। ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज बीन गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, यानी किसी पर्दे के पीछे सीक्रेटली काफी ज्यादा मेहनत हो रहा है। ठीक है, तो सीक्रेटली के सेंस में बिहाइंड द सीन का मतलब सीक्रेटली, छुप के। उसके बाद बेट ऑन या बैक द रॉन्ग हॉर्स, यानी गलत घोड़े पर बाजी लगाना का सेंस है। मतलब क्या, घोड़े पर पहले हम लोग फ्यूचर रीड किए होंगे कि ये घोड़ा आगे जाकर जीत सकता है, लेकिन हम लोग क्या कर दिए, गलत घोड़े पे बाजी लगा दिए। मतलब क्या, हम लोग फ्यूचर को सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाए ना, तो मिसरीड द फ्यूचर। तो बेट ऑन या बैक द रॉन्ग हॉर्स का मतलब होता है फ्यूचर को मिसरीड करना, ठीक, गलत फ्यूचर को पढ़ लेना, वही होता है उसका सेंस। बेट ऑन या फिर बैक द रॉन्ग हॉर्स का मतलब होता है टू मिसरीड द फ्यूचर। एग्जाम्पल देखिए क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, When I voted for him, I was convinced he would win, but I bet on the wrong horse. कहा जा रहा है कि जब मैंने वोट किया था तो मैं कन्विंस था, मैं ये निश्चित था कि वो जीतेगा, लेकिन आई बेट ऑन द रॉन्ग हॉर्स, मतलब क्या, मेरा जो फ्यूचर जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो गलत हो गया, वो नहीं जीता। ठीक है, तो ये हो गया बेट ऑन या बैक्ड हॉर्स का मतलब होता है टू मिसरीड द फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है बेंट ऑन डूइंग, यानी कि करते जाना, कोई भी चीज को, काम को करते जाना का सेंस है। मतलब बेंट ऑन डूइंग का मतलब होता है टू बी डिटरमाइंड टू डू समथिंग, यानी किसी काम के प्रति दृढ़ता, यानी डिटरमाइंड कि हमें करूंगा ही करूंगा ये काम। ठीक है, तो उसी जगह पे बोलते हैं बेंट ऑन डूइंग, बेंट ऑन डूइंग। ठीक है, तो आई बिलीव यू आर बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग द एंटायर कंट्री, आई एम बेंट ऑन सेविंग द प्लानेट। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि मैं ये बिलीव करता हूं कि तुम पूरे कंट्री को बर्बाद कर दोगे, लेकिन मैं जो हूं, हमें इस जो प्लानेट है उसको सेव करने के लिए डिटरमाइंड हूं। ठीक है, तो ये सेंस में इसका एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया गया। आगे बढ़ते हैं, बेंड योर ईयर्स। बेंड योर ईयर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी वैसा चीज यानी कि जो बोरिंग है उसके बारे में काफी देर तक बात करना, उसी को बोलते हैं बेंड योर ईयर्स, यानी कि अपना कान उधार देना, कान को किसी को देना, उधार देना। कान को उधार देना मतलब क्या, आपको मन नहीं है किसी चीज को सुनने का या बोरिंग है, लेकिन फिर भी आप उसको काफी देर से सुन रहे हैं या फिर चर्चा कर रहे हैं उसको, उसी को बोलते हैं बेंड योर ईयर्स। देखिए क्या है, टू टॉक टू समवन फॉर लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम अबाउट समथिंग बोरिंग, किसी बोरिंग चीज पे काफी देर तक चर्चा करना को ही बोलेंगे बेंड योर ईयर्स। एग्जाम्पल देखिए, सी स्पेंड द डे एट कॉन्फ्रेंस बेंडिंग द ईयर्स ऑफ सम हाई स्कूल टीचर। ठीक है, मतलब कॉन्फ्रेंस में जो हाई स्कूल टीचर है उसके साथ लंबा सा बोरिंग चर्चा होता रहा। ठीक है, तो सी स्पेंड द डे एट कॉन्फ्रेंस बेंडिंग द ईयर्स ऑफ सम हाई स्कूल टीचर्स, इसका इस्तेमाल हो गया। अगला शब्द बाइट द बुलेट, यानी कि बुलेट को चबाना। ठीक है, तो बुलेट को चबाना, तो क्या, बुलेट चबाना एक रिस्की चीज है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन है, डिफिकल्ट चीज है ना, तो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना ब्रेवली, उसी को बोलेंगे बाइट द बुलेट। ठीक है, बाइट द बुलेट मतलब क्या, टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन को बोलेंगे बाइट द बुलेट। ठीक है,
एग्जाम्पल देखिए, आई हेट गोइंग टू डेंटिस्ट बट आई विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट। मतलब क्या, मुझे नफरत है डेंटिस्ट के पास जाना, लेकिन क्या हमको ये करना पड़ेगा, ये सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट, ये हो गया बाइट द बुलेट का एग्जाम्पल। अगला बाइट द डस्ट, यानी कि धूल चटाने के सेंस में है। बाइट द डस्ट का मतलब धूल चटाने के सेंस, मतलब क्या, किसी चीज किसी व्यक्ति को हरा देना। टू बी डिफीटेड, हार जाना। हार जाना मतलब क्या हो गया, बाइट द डस्ट, यानी धूल चाटना, यानी कि टू बी डिफीटेड। इन एवरी मैच पाकिस्तानी टीम बाइट द डस्ट, समझ गए, मतलब हर मैच में पाकिस्तानी टीम क्या होती है, हार जाती है। तो बाइट द डस्ट का मतलब टू बी डिफीटेड। उसके बाद बाइट योर टंग, यानी कि जीभ काटना का सेंस है, मतलब वैसा कोई भी चीज, अपने आप को रोकना, किसी चीज को वैसा चीज कहने से जो ना कहना चाहिए, उसको वैसे चीज को रोकने, शब्द को कहने के लिए बाइट योर टंग का मतलब होता है कि वैसा चीज को कहने से रोकने खुद को जो नहीं कहना चाहिए। ठीक है, जो नहीं कहने से बेहतर रहेगा। टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू, अपने आप को रोकना किसी चीज को कहने से, क्योंकि वो ना कहना ही बेहतर रहेगा। उस जगह पे ये फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, बाइट योर टंग। देखिए एग्जांपल में, आई वांटेड टू टेल हिम एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट ऑफ हिम बट आई हैड टू बाइट माय टंग। यहाँ बताया जा रहा है कि मैं ये कहना चाहता था कि जो मैं सोचा वो पूरा एग्जैक्टली उसको कहना चाह रहा था, लेकिन मैं आई हैड टू बाइट माई टंग, मतलब मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि वो ना कहना ज़्यादा सही रहेगा। हो सकता है उसको खराब लग सकता है, और भी कुछ बातें हो सकती है। तो बाइट और टंग का मतलब याद रखिएगा कि अपने आप को रोकना, क्योंकि अपने आप को किसी चीज़ से कहने से रोकना, क्योंकि वो ना कहना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका बिटर पिल टू सॉलो, बिटर पिल टू सॉलो। बिटर पिल टू सॉलो का मतलब क्या होता है, तीखा जो पिल है उसको निगलना के सेंस में। तीखा पिल को निगलना मतलब क्या, कोई भी अनप्लीजेंट फैक्ट है उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, जो हम लोग को पसंद नहीं है वैसा फैक्ट को एक्सेप्ट करना कोई बोलेंगे क्या, बिटर पिल टू सॉलो बोलेंगे। ठीक है, बिटर पिल टू सॉलो का मतलब क्या हो गया, कोई भी अनप्लीजेंट फैक्ट को एक्सेप्ट करना ही कहलाएगा, कहलाएगा अनप्लीजेंट फैक्ट दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड को ही बोलेंगे बिटर पिल टू सॉलो। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज बिटर पिल फॉर हर ब्रदर टू सॉलो व्हेन शी मैरिड हिज एनिमी। ठीक है, देखो क्या वो उसके लिए क्या हो गया, एक बिटर पिल हो गया, यानी कि अनप्लीजेंट फैक्ट हो गया एक्सेप्ट करने, क्योंकि वो क्या हो गया, उसके दोस्त, उसके जो दुश्मन है उससे विवाह कर ली। उसका देखिए क्या, बिलो द बेल्ट, यानी बिलो द बेल्ट का मतलब कि कोई भी चीज, बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि बेल्ट के नीचे का सेंस, मतलब कोई भी चीज को अनफेयरली लेना, यानी कि बेईमानी करना का सेंस में हो गया। बेईमानी करना का सेंस में मतलब क्या है, जो ऑनेस्ट नहीं होना, उसी को सेंस में बोलते हैं बिलो द बेल्ट का सेंस में बोलते हैं। टू स्ट्राइक अनफेयरली हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, वन मस्ट कम्पीट विद अदर्स इन अ फेयर मैनर एंड शुड नॉट हिट एनीवन बिलो द बेल्ट, मतलब किसी व्यक्ति को जो प्रतियोगिता में शामिल हुआ है उसको फेयरली, यानी कि एक तरह से ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, ईमानदारी से खेलना चाहिए, ईमानदारी से कम्पीट करना चाहिए, किसी को बिलो द बेल्ट नहीं होना जाना चाहिए, क्योंकि अनफेयर नहीं होना चाहिए। ये सेंस में इसका इस्तेमाल हो रहा है बिलो द बेल्ट का मतलब। उसके बाद ब्लो समवन्स माइंड, किसी के माइंड को ब्लो करना, मतलब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक्साइट करना। ब्लो समवन्स माइंड का मतलब क्या होता है, एक्साइट समवन। ब्लो समवन्स माइंड का मतलब क्या हो गया, एक्साइट समवन्स। एग्जांपल देखिए, द लाउड गिटार म्यूजिक वाज सो वाइल्ड इट ब्लू माय माइंड, जो गिटार का जो ऊंचा म्यूजिक था वो इतना ज्यादा वाइल्ड था कि मेरा वो क्या हो गया, माइंड ब्लू कर गया, मतलब हमको खुद को एक्साइट कर दिया। ब्लो समवन्स माइंड का मतलब एक्साइट समवन। आगे बढ़ते हैं, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी गर्म हवा दोनों चलना, मतलब क्या, गर्म हवा दोनों चलना मतलब क्या, कंफ्यूज होना ना। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है क्या, कंफ्यूज्ड। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या हो गया, कंफ्यूज्ड। ही हैज बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट द ट्रिप टू लद्दाख। समझ गए इसका मतलब वो जो लद्दाख के ट्रिप है उसके लिए वो कंफ्यूज्ड है। ठीक है, ही इज बीन क्या, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट द ट्रिप। ठीक है, तो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या, कंफ्यूज्ड है। उसके बाद है ब्लो वंस ट्रम्पेट, यानी खुद का जो बिगुल है वो बजाना। खुद का बिगुल बजाना मतलब क्या, अपनी तारीफ करना। तो ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना। कोई बोलेंगे क्या, ब्लो वंस ट्रम्पेट बोलेंगे। नो वन लाइक टू टॉक टू दिस हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट, मतलब कोई व्यक्ति उस वैसे लोगों से बात नहीं करना चाहता जो अपना ही बिगुल बजाता है, खुद की तारीफ करता है, उस व्यक्ति से कोई भी टॉक नहीं करना चाहता। इस सेंस में एग्जांपल लिया गया। ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब टू प्रेज वन सेल्फ। आगे बढ़ते हैं, ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस मतलब इसका मतलब होता है कि चेहरा नीला पड़ना, कैसे चेहरे में नीला होना, चेहरा का नीला होना, उस सेंस में। लेकिन मतलब क्या होता है उसका मतलब, काफी थका होना और स्पीचलेस होना।
एग्जॉस्टेड एंड स्पीचलेस को ही हम लोग बोलते हैं ब्लू इन द फेस, ब्लू इन द फेस, ठीक है। यू कैन आर्ग्यू अंटिल यू आर इन द फेस बट आई रिफ्यूज टू गो, ठीक है। तो यहाँ इसका एग्जांपल लिया गया, ब्लू इन द फेस का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, थक जाओगे, और जब स्पीचलेस हो जाओगे उस सेंस में बोला। तुमको जो आर्ग्यूमेंट है वो अलाउ है कि तुम जब तक थकोगे नहीं, तब तक स्पीचलेस नहीं होगा, तब तक तुम आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन मैं इस चीज को पे आर्ग्यू नहीं करूंगा। इस सेंस में एग्जांपल लिया गया, यू कैन आर्ग्यू अंटिल यू आर ब्लू इन द फेस, ठीक है, बट आई रिफ्यूज टू गो, ठीक है, इस सेंस में इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखना, ब्लू इन द फेस का मतलब होता है एग्जॉस्टेड एंड स्पीचलेस। उसके बाद ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है कोई भी एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल लेडी है ना, लेडी के सेंस में इस्तेमाल होता है। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है कोई भी एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल लेडी है, उसको बताने के लिए जो है ब्लू स्टॉकिंग का इस्तेमाल होता है। याद रखना है, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब क्या हो गया, एन एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल लेडी होता है इसका मतलब। देखिए एग्जांपल में क्या है, सी वाज इंटेलिजेंट बट इन नो सेंस ए ब्लू स्टॉकिंग, ठीक है, यहाँ एग्जांपल लिया गया है। याद रखना, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब एन एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल लेडी। उसका देखिए ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हाई सोशल क्लास में बिलोंग करता है ना, उसको बोलते हैं ब्लू। बेसिकली ब्लू का सेंस जो है वो इंटेलेक्चुअल हाई ऑर्डर के सेंस में यहाँ पर लिया रहती है। देखिए जैसे ब्लू स्टॉकिंग का मतलब क्या, ब्लू यहाँ शब्द का इस्तेमाल मतलब हाईली या फिर एजुकेटेड या फिर इंटेलेक्चुअल लेडी हो गया। यहाँ पर ब्लू ब्लड का बात आ गया, ब्लू ब्लड मतलब ब्लड का मतलब खून, यानी कि रिश्ता, मतलब वंश से हो गया ना, तो वैसा कोई व्यक्ति जो हाई क्लास का होता है उसको बोलते हैं क्या, ब्लू ब्लड, ठीक है। बिकॉज इज ग्रैंड, एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज इज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मेड मिलियंस ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द सिटीज ब्लू ब्लड्स, मतलब उसके जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एक तरह से मिलियंस थे, ठीक है, जो मिलियंस ऑफ पैसे बनाए, इसीलिए उनको इस नगर का क्या ब्लू ब्लड्स यानी कि माना जाता है, मतलब हाई सोशल क्लास का व्यक्ति माना जाता है उस व्यक्ति, एग्जाम्पल में लिया गया है। तो याद रखना, ब्लू ब्लड का मतलब क्या, बिलोंगिंग टू हाई सोशल क्लास। उसके बाद अगला है बर्न ए होल इन ए पॉकेट वंस पॉकेट, यानी खुद के पाँव में छेद करना, छेद करके जलाना का सेंस में लिया गया। मतलब क्या, अगर पॉकेट में छेद हो जाएगा तो आपका पैसा गिर जाएगा, तुरंत गिर जाएगा ना। तो बर्न ए होल इन वंस पॉकेट का मतलब क्या हो गया, अपने पैसे को काफी जल्दी खर्च करना, टू स्पेंड मनी क्विकली, उसी को बोलेंगे क्या, बर्न ए होल इन द वंस पॉकेट। तो एग्जाम्पल देखिए क्या, डोंट वेट अंटिल द मनी इज बर्निंग ए होल इन योर पॉकेट, प्लान अहेड, मतलब इंतजार नहीं करो कि तुम्हारा पैसा तुरंत खत्म हो जाए, तुमको पहले से प्लान करना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से कहाँ खर्च होंगे। अगर तुम प्लान नहीं करोगे तुम्हारा पैसा तुरंत खर्च हो जाएगा, इस सेंस में इसका एग्जांपल लिया। तो बर्न ए होल इन वंस पॉकेट का मतलब होता है टू स्पेंड मनी क्विकली। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बर्न वंस बोट, अपने जो नाव है उसको जला देना। तो आप अगर कहीं नाव से गए और नाव को जाने के बाद वहां जला दिए, इसका मतलब क्या, आपके पास उसमें रिटर्न होने का रास्ता नहीं रहा, आप नाव जला दी तो रिटर्न कैसे होंगे। तो बर्न वंस बोट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि रिटर्न होने का, वापस जाने का कोई तरीका ना होना, कोई साधन नहीं होना, उसी को बोलेंगे क्या, बर्न वंस बोट, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल में क्या है, बाय साइनिंग द एग्रीमेंट ही बर्न्ड हिज बोट, नो नाउ ही विल हैव टू वर्क इन हिज ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 more years, मतलब एग्रीमेंट साइन करने के बाद वो व्यक्ति क्या, अपना जो रिटर्न का पॉइंट था, यानी कि जो पॉइंट था वो खो दिया, क्योंकि अब उस एग्रीमेंट के द्वारा उस जो ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल और काम करना पड़ेगा। तो बर्न वंस बोट का मतलब क्या था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि वापस जाने का रास्ता खो देना। अगला है बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि जो रात्रि का जो तेल है वो जला देना। मतलब क्या, पढ़ने बैठा, पहले के जमाना में क्या होता था, लोग रात में पढ़ते थे, दिया वगैरह जला के, तेल वगैरह जो होते थे वो जला के पढ़ते थे, दीप वगैरह। तो जो तेल होता है वो एक दिन में रात भर जला के बैठ गया, तो इसका मतलब क्या, रात भर जला के बैठ गया, मतलब रात भर पढ़ाना। तो वही सेंस में आता है बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, तो स्टडी टिल लेट नाइट, ठीक है, मतलब देर रात तक पढ़ना होता है। मिडनाइट, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होगा, देर रात तक पढ़ना। देखिए क्या है एग्जाम्पल, देखिए आई हैव CSE प्रीलिम्स टुमारो सो आई विल बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टुनाइट, ठीक है, समझ गए, कल मेरे CSE का प्रीलिम्स है, इसलिए मैं आज का जो है क्या, मैं जो मिडनाइट ऑयल है वो जलाऊंगा, मतलब रात भर पढ़ूंगा, देर रात तक पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये हो गया बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या, टू स्टडी टिल लेट ऑफ नाइट। उसके बाद बढ़ते हैं बटन वंस लिप, यानी कि अपने जुबान पर जो लिप्स है, होठों को बटन कर देना, बटन लगा देना। मतलब क्या, बटन लगा देना मतलब होठ को सिल देना। होठ सिल देना का मतलब क्या हो गया, चुप होना ना, तो वही हो गया बटन वंस लिप का मतलब क्या होता है, टू कीप क्वाइट, यानी कि शांत रहना। एग्जाम्पल देखिए कैसे इस्तेमाल किया गया इसका, डोंट लेट हिम व्हाट आई सेड प्लीज,
यू नो ही कैंट कीप हिज लिप्स, यहाँ ठीक है, हिज लिप्स बटन, जिसका एग्जाम्पल में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो बटन वन स्लिप का मतलब क्या होता है, शांत रहना। आगे बढ़ते हैं, बुक वर्म मैंने मतलब किताबी कीड़ा होने का सेंस में है। बुक वर्म का मतलब है किताबी कीड़ा, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा पढ़ता है उसको बोलते हैं बुक वर्म मैंने किताबी कीड़ा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, सी इज नॉट ए बुक वर्म बट स्टिल कम्स फर्स्ट। समझ गए इसका मतलब क्या होता है कि वो किताबी कीड़ा नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या प्रथम आती है, इनकी क्लास में फर्स्ट आती है। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक ए लेग मतलब पांव तोड़ना, पांव तोड़ना, पांव तोड़ना के सेंस में मतलब क्या, टू विश ए गुड लक, टू विश ए गुड लक, यानी कि व्यक्ति अगर कोई खेलने वगैरह जा रहा है, कोई प्रतियोगिता में जा रहा है, कुश्ती में जा रहा है, तो बोलते हैं ना उसका पांव तोड़ देना, ठीक है। तो मतलब उस पांव तोड़ देना कुश्ती वाले को बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या कि उसको हम लोग गुड लक विश कर रहे हैं कि तोड़ देना, उसको फोड़ देना के सेंस में, ठीक है। तो ब्रेक ए लेग का मतलब क्या हो गया, ब्रेक ए लेग का मतलब क्या हो गया, टू विश ए गुड लक, यानी किसी को शुभकामना देना, गुड लक देना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या, लेट्स ऑल गो एंड डू योर बेस्ट ब्रेक ए लेग, ठीक है, मतलब जाओ और अपना जो बेस्ट है वो दे के आओ और क्या उसके पांव को तोड़ दो, ये हो गया ब्रेक ए लेग। उसके बाद ब्रेक द आइस, यानी कि जो बर्फ है उसको तोड़ना, मतलब यहां पर क्या होता है, ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि किसी को दोस्त, किसी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को दोस्त बनाने का प्रयास करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्रेक द आइस। टू अटेम्प्ट टू बिकम अ फ्रेंड विद समवन, ठीक है, किसी से दोस्ती करने का जो प्रयास है उसी को बोलते हैं ब्रेक द आइस, ठीक है। ब्रेक द आइस का मतलब क्या, टू अटेम्प्ट टू बिकम फ्रेंड विद समवन। देखिए एग्जांपल क्या है, नाइस स्माइल डज ए लॉट टू ब्रेक द आइस, ठीक है, एक छोटा सा जो मुस्कान होता है, बढ़िया सा मुस्कान, वो कह सकता है किसी व्यक्ति को दोस्त बनाने के लिए एक अटेम्प्ट होता है, ठीक है, टू अटेम्प्ट टू बिकम अ फ्रेंड विद समवन। उसके बाद ब्रेक द न्यूज, ब्रेक द न्यूज का मतलब कहता है कि किसी व्यक्ति को खराब न्यूज देना, एक गलत, खराब न्यूज का मतलब बुरा खबर सुनाने का सेंस में। ब्रेक द न्यूज का मतलब क्या होता है, बुरा खबर सुनाना, ठीक है। ब्रेक द न्यूज का मतलब टू गिव अ बैड न्यूज। ही ब्रोक द न्यूज ऑफ हिज फेलियर वेरी जेंटली, ठीक है, तो अपना जो फेल होने का न्यूज है उसको काफी जेंटली सुनाया, ठीक है। ही ब्रोक द न्यूज ऑफ हिज फेलियर वेरी जेंटली। उसके बाद बॉल ऑफ फायर, यानी कि आग का गोला। आग का गोला का मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर काफी ज्यादा एम्बिशियस है, एंथुजियास्टिक है, उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। आग का गोला है मतलब क्या, काफी ज्यादा एम्बिशियस है, वो काफी दूर तक जाए, काफी ऊंचा ऊंचा सोचता है और काफी एनर्जी से भरा हुआ, आग से भरा हुआ, था इंथुजियास्टिक है। तो बॉल ऑफ फायर का मतलब क्या हो गया, एन एम्बिशियस एंड इंथुजियास्टिक पर्सन का मतलब हो गया बॉल ऑफ फायर। एग्जाम्पल देखिए, आई ऑलवेज न्यू दैट सरिका वुड ग्रो अप टू बी सक्सेसफुल, सी वॉज रियल बॉल ऑफ फायर एज ए किड, ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस यानी कि पीछे की सीढ़ियों का प्रभाव, मतलब एक तरह से इम्प्रॉपर एंड प्राइवेट इन्फ्लुएंस, किसी को प्राइवेटली इन्फ्लुएंस करना, किसी काम के लिए इन्फ्लुएंस करना ना, इम्प्रॉपर और प्राइवेट इन्फ्लुएंस को बोलेंगे क्या, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, यानी कि जो घूस वगैरह देने का सेंस जो होता है ना, उस सेंस में लिख सकते हैं बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। पैरवी लगाने का सेंस में बोलते हैं, पैरवी लगाने का मतलब है वही बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, ठीक है। ही ट्राइड टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब बाय बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, यानी कि वो सरकारी नौकरी लेना चाहता है बाय कैसे, इम्प्रॉपर एंड प्राइवेट इन्फ्लुएंस, यानी पैरवी वगैरह कुछ लगा के, कि बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्लू एंड ब्लैक या ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है, इसका मतलब होता है घाव या फिर जो चोट का जो मार्क होता है ना, चोट ऑफ मार्क्स का भरा होना, नहीं चोटों से भरा होना, उसी को बोलेंगे क्या, ब्लैक एंड ब्लू। देखिए जब चोट लगता है, मारपीट का चोट लगता है तो कैसे काला और ब्लू धब्बा बन जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू। का मतलब क्या, फुल ऑफ ब्रूसेस, यानी कि ब्लैक मार्क्स काउज बाय बीइंग हिट, यानी चोट लगने के बाद, यानी कि मारने के बाद, मार खाने के बाद, कहीं चोट लगने के बाद जो धग्गा दाग यानी कि धब्बा जो जम जाता है उसी को बोलते हैं ब्रूसेस। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है फुल ऑफ ब्रूसेस। ही वॉज बिटन ब्लैक एंड ब्लू एट अ बोर्डिंग स्कूल, ठीक है, यानी कि समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। उसका देखिए बाय हुक एंड क्रुक, बाय हुक एंड क्रुक, यानी कि हुक एंड क्रुक का मतलब होता है कोई भी किसी भी तरह से, साम दंड भेद वाला जो कंडीशन है ना उसी को बोलते हैं कि किसी तरह से। बाय हुक एंड क्रुक का मतलब होता है बाय वन मीन्स और अनदर, मतलब अगर इस तरह से नहीं तो उस तरह से, मतलब अगर सीधी उंगली से काम ना हो तो उंगली को टेढ़ी करना, यही सेंस में हो गया बाय हुक एंड क्रुक्स का मतलब बाय वन मीन्स और अनदर, उसी सेंस में बोलते हैं क्या, बाय हुक एंड बाय क्रुक्स। एग्जाम्पल देखिए, ही डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हिज क्लास बाय हुक और क्रुक्स, मतलब वो डिटरमाइंड है कि अपने क्लास में फर्स्ट आएगा बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब इस तरह से तो उस तरह से वो फर्स्ट आएगा, ऐसा वो चाहता है कि मैं किसी तरह से फर्स्ट आऊंगा क्लास में, उसी को बोलते हैं क्या, वहां पर इस्तेमाल किया गया बाय हुक और क्रुक। उसके बाद क्या, बाय एंड लार्ज।
बाय एंड लार्ज का मतलब होता है ऑन द होल, यानी पूरी तरह से। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है पूरी तरह से, ऑन द होल। माई फ्रेंड इज बाय एंड लार्ज एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी कुल मिलाकर मेरा दोस्त क्या है, एक ईमानदार व्यक्ति है। कुल मिलाकर होल, बाय होल यानी कि पूरी तरह से कह सकते हैं, ऑन द होल मतलब कुल मिलाकर। माई फ्रेंड इज बाय एंड लार्ज एन ऑनेस्ट पर्सन। उसके बाद बाय द रूल ऑफ थंब, बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब क्या, बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उस चीज में एक्सपीरियंस है, काम किया हुआ है। तो बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल देखिए, ए गुड रूल ऑफ थंब, ए गुड रूल ऑफ थंब इज टू प्लांट योर सीडिंग अराउंड एंड ऑफ द मे। ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी कारण के वश, किसी कारणवश के सेंस में इस्तेमाल करते हैं बाय डिंट ऑफ। दे गॉट द बिल्डिंग फिनिश ऑन टाइम बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि जो बिल्डिंग का काम उसको मिला था वो समय पे पूरा कर लिए, खत्म कर लिए, क्योंकि किस वजह से, किस कारण से, तो बाय हार्ड वर्क, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क की वजह से, यानी कि मेहनत की वजह से। अगला शब्द है बाय फेयर और फूल मीन्स, बाय फेयर और फूल मीन्स यानी कि सही तरीका से या गलत तरीका से, सही तरीका से या फिर गलत तरीका से, यानी कि बाय एनी वे, राइट और रॉन्ग, किसी तरीका से, या तो सही या फिर गलत, वही सेंस है। ठीक है, तो ही विल ट्राई टू गेट ए जॉब बाय फेयर और फूल मीन्स बट विल अल्टीमेटली लूज हिज पीस ऑफ माइंड। वो चाहता है कि उसको किसी तरह सही तरीका से या गलत तरीका से क्या मिले, नौकरी मिले, लेकिन क्या होगा, अल्टीमेटली अगर गलत तरीका से लेगा तो उसका जो दिमागी शांति है वो लूज कर लेगा। ठीक है, तो जो सही तरीका होना चाहिए उसी से जाए तो क्या होगा, वो आसानी से दिमागी शांति से भी काम करेगा और जीवन में भी आगे बढ़ेगा। तो बाय फेयर और फॉल मीन्स का मतलब क्या होता है, बाय एनी वे, राइट और रॉन्ग। उसका देखिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, इरेगुलरली को बोलते हैं क्या, बाय फिट्स एंड स्टार्ट बोलते हैं। इरेगुलर मतलब कंटिन्यू नहीं होना, इरेगुलर आज आया कल नहीं आया, कल परसों, वो हो गया क्या, बाय फिट्स एंड स्टार्ट के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। द कार वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन बट बाय फिट्स एंड स्टार्ट वी वेर एबल टू गेट टू ए मैकेनिक। ठीक है, यहाँ पर इस इरेगुलरली के सेंस में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद बाय एंड बाय, बाय एंड बाय का मतलब क्या था, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली धीरे धीरे, बाय एंड बाय का मतलब क्या था, ग्रेजुअली। द रेन पोर्ड डाउन इन अ टोरेंट बट बाय एंड बाय द क्लाउड थिन्ड एंड द सन इवेंचुअली केम आउट अगेन, इसका एग्जाम्पल हो गया। उसका देखिए क्या, बाय लिप्स एंड बाउंड, बाय लिप्स एंड बाउंड। ठीक है, बाय लिप्स एंड बाउंड, दौड़ भाग कर, मतलब क्या, दौड़ भाग का मतलब एक तरह से क्या, रैपिडली। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या हो गया, रैपिडली। बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब क्या हो गया, रैपिडली ने तेजी से। तो द प्रॉफिट ऑफ माई कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड, समझ गए, द प्रॉफिट ऑफ माई कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड, यानी कि काफी तेजी से मेरी जो प्रॉफिट है मेरी कंपनी का वो बढ़ रहा है। बी इन वंस बोनेट, किसी भी व्यक्ति का डब्बा, बोनेट में क्या ना, बी होना, मतलब गो ऑन टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज अदर पीपल थिंक इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब वैसे चीजों पे चर्चा करते जाना जिसके बारे में दूसरे लोग इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं सुनना चाहते, लेकिन फिर भी आप वैसे चीजों को बारे में चर्चा करते जा रहे हो, तो उसको बोलता है, उस जगह पे क्या इस्तेमाल करते हैं, बी इन वंस बोनेट। सी हैज ए बी इन हर बोनेट अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, मतलब वो कंटिन्यू जो है वेस्ट मटेरियल के रिसाइकलिंग के बारे में चर्चा कर रही है, लेकिन कोई इसके बारे में सुनना नहीं चाहता है। ठीक है, अगला है बरी द हैचेट, हैचेट। ठीक है, हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी को क्या करना, कुल्हाड़ी को गाड़ देना, बरी कर देना, मतलब क्या, कुल्हाड़ी को अगर बरी कर दिया इसका मतलब कुल्हाड़ी की वजह से मारधाड़ होता ना, तो कुल्हाड़ी को बरी कर दिया इसका मतलब क्या, अब मारधाड़ होने का सवाल पैदा नहीं होता, हिंसा की बात नहीं होता, तो पीस होना, यानी कि शांति होना। तो बरी द हैचेट का मतलब था टू मेक पीस, यानी शांति करना, उसी को बोलते हैं क्या, बरी द हैचेट। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी द हैचेट टू ब्रिंग अबाउट द पीस टू द रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग द लाइट, यानी कि ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट यानी कि लाइट में लाना, प्रकाश में लाना, मतलब क्या, डिस्क्लोज करना, छिपा हुआ था, सीक्रेट था, उसको डिस्क्लोज करना मतलब प्रकाश में लाना। तो ब्रिंग टू द लाइट का मतलब होता है क्या, टू डिस्क्लोज। ठीक है, टू डिस्क्लोज होता है। ही विल ब्रिंग टू द लाइट ऑल द पॉइंट ऑफ योर टू योर मदर्स, समझ गए, ही विल ब्रिंग टू लाइट ऑल द पॉइंट्स ऑफ योर्स टू योर मदर्स। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया गया, लेकिन आपको मेनली याद क्या रखना है, एग्जाम में हो सकता है कि अगर सेंटेंस दे तो कुछ और सेंटेंस देगा, ये थोड़ी देगा। बेसिकली आपको सेंस को समझना है। ब्रिंग टू लाइट का मतलब टू डिस्क्लोज, यानी कि प्रकाश में लाना, उसको उजागर करना, उजागर करना। ब्रिंग टू लाइट मतलब उजागर करना। आगे बढ़ते हैं, अगला है ब्रिंग होम। ब्रिंग होम का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना का मतलब बोलते हैं क्या, ब्रिंग होम। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज अनेबल टू ब्रिंग माई व्यूज होम
बिफोर माई पेरेंट्स, मतलब अपने जो माता पिता है, पेरेंट्स है, अभिभावक है, उसको मैं अपना जो व्यूज़ है, उनको जो अपना व्यूज़ है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, मतलब अनेबल टू ब्रिंग माई व्यूज़ होम बिफोर माई पेरेंट्स, ये हो गया इसका मतलब। ब्रिंग होम का मतलब टू एक्सप्लेन। आगे बढ़ते हैं, ब्रिंग डाउन द हाउसेस। ब्रिंग डाउन द हाउसेस का मतलब होता है क्या, रिसीव ग्रेट अप्लॉज, यानी किसी चीज़ का पे काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिलना, प्रशंसा लेना, उसी को बोलते हैं रिसीव ग्रेट अप्लॉज। ब्रिंग डाउन का मतलब क्या हो गया, ब्रिंग डाउन हाउस का मतलब क्या हो गया, रिसीव ए ग्रेट अप्लॉज। सी इज ए राइजिंग स्टार एज ए कॉमेडियन, ऑलवेज एबल टू ब्रिंग डाउन द हाउस ड्यूरिंग ईच परफॉर्मेंस, मतलब वो एक राइजिंग स्टार है, कॉमेडियन का एक राइजिंग स्टार है, कॉमेडी में राइजिंग स्टार है वो, ठीक है, और हमेशा वो काफ़ी ज़्यादा क्या जो प्रशंसा है वो अपने परफॉर्मेंस से लेती है, ठीक है, मिलता है उसको परफॉर्मेंस से उसको प्रशंसा मिलता है। तो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब रिसीव ए ग्रेट अप्लॉज। उसके बाद ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश करना, मतलब उसको दंड देना। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश करना, दंड देना। किताब मैंने कि जो दंड वाला किताब है उसमें उसको डालना, ठीक है, दंडित करना। टू पनिश का मतलब क्या होता है, ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश। एग्जाम्पल देखिए, द गिल्टी शुड बी ब्राउट टू बुक। ब्राउट टू बुक यानी कि जो स्टैचूरी बुक है, स्टैटू बुक है, उसमें यानी कि दंड की जो किताब है उसमें उसको लाना, मतलब उसको पनिश करना। अब उसको दंड में दंड की किताब में आ गया, दंडित होगा ही। अगला है बिसाइड वन सेल्फ, किसी के बगल में होना, मतलब टू फील एक्सट्रीमली नर्वस और वरिड। टू फील एक्सट्रीमली नर्वस और वरिड की जगह पे कौन सा फ्रेज इस्तेमाल होता है, बिसाइड वन सेल्फ। टू फील एक्सट्रीमली नर्वस और वरिड की जगह पे क्या इस्तेमाल होता है, बिसाइड वन सेल्फ। याद रखना है, बिसाइड वन सेल्फ का मतलब टू फील एक्सट्रीमली नर्वस और वरिड। बिफोर एन एग्जाम आई एम बिसाइड माई सेल्फ, मतलब किसी भी एग्जाम से पहले मैं अपने बगल में होता हूँ, मतलब एक तरह से क्या काफ़ी ज़्यादा नर्वस और वरीड होता हूँ, ठीक है। उसके बाद है बिसाइड द मार्क। बिसाइड्स द मार्क यानी कि मार्क से बगल में होना, ठीक है, मार्क से बगल, मार्क के बगल होना, कि रेखा के जो मार्क्स है जो उसके अगल बगल होना, मतलब कि इरेलेवेंट होना, जो मार्क है उस पर नहीं होना, ठीक है, तो पॉइंट पे नहीं होना, यानी कि बिसाइड द मार्क का मतलब क्या होगा, इरेलेवेंट होना या फिर नॉट टू द पॉइंट होना। बिसाइड द मार्क का मतलब क्या हो गया, इररिलेवेंट होना या फिर नॉट टू द पॉइंट होना। एग्जांपल देखिए क्या, हर आंसर इज बिसाइड द मार्क सो शी विल नॉट बी गिवन ए गुड मार्क्स। उसका जो आंसर है वो बिसाइड द मार्क है, मतलब पॉइंट पे नहीं है, इधर उधर घुमा के बोल रही है, लिख रही है, ठीक है। सो शी विल नॉट गेट गुड मार्क्स, ठीक है, उसको बढ़िया मार्क्स अंक नहीं मिलेगा। आगे है बेड ऑफ रोजेस, मतलब कोई भी यानी कि जो रोज है उसका बेड होना, मतलब कोई आसान या कंफर्टेबल सिचुएशन होना ना। तो आसान और कंफर्टेबल सिचुएशन को ही बोलते हैं की जगह पे इस्तेमाल करते हैं क्या, बेड ऑफ रोजेस। तो हिज लाइफ वाज अ बेड ऑफ रोजेस एग्जांपल में लिया गया, ठीक है। उसके बाद बिगिन टू सी द लाइट, यानी कि जो बिगिन टू सी द लाइट मतलब क्या, प्रकाश दिखने का शुरुआत होना, मतलब किसी चीज को समझ में आना। टू बिगिन टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बिगिन टू सी द लाइट का मतलब टू बिगिन टू अंडरस्टैंड, समझने की शुरुआत होना। प्रकाश दिखना लगना, मतलब हमको अब प्रकाश दिख रहा है, मतलब हमको चीजें अब समझ में आ रही है। तो बिगिन टू सी द लाइट का मतलब क्या, टू बिगिन टू अंडरस्टैंड होगा। देखिए एग्जांपल, माई सिस्टर बिगैन टू सी द लाइट एंड डिसाइडेड टू लीव हर बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। उसका देखिए बैग एंड बैगेज मतलब एक तरह से जितना भी उसका बिलोंगिंग्स है, उसका जितना ये बोरिया बिस्तर है उसी को बोलते हैं क्या, बैग एंड बैगेज। मतलब विद ऑल थिंग्स कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड नथिंग, यानी सारा का सारा पूरा बोरिया बिस्तर का सेंस में बोलते हैं बैग एंड बैगेज, यानी कि पूरी तरह जितना उसका सामान है सबको इकट्ठा को बोलेंगे क्या, बैग एंड बैगेज। देखिए एग्जाम्पल क्या है, ऑन हिज रिटायरमेंट रमेश हैड टू क्विट द गवर्नमेंट अकोमोडेशन बैग एंड बैगेज, ठीक है, विद बैग एंड बैगेजेस। मतलब जब रिटायरमेंट हुआ रमेश को तो उसको जो गवर्नमेंट का जो द्वारा जो दिया गया घर है उसको पूरी तरह से खाली करना होगा, अपना पूरा सामान को खाली करना होगा, ठीक है। आगे है ब्लॉट आउट, इसका मतलब होता है ब्लॉट आउट का मतलब पूरी तरह से इसको रिमूव कर देना या इरेज कर देना का सेंस में बोलते हैं ब्लॉट आउट। तो ब्लॉट आउट का मतलब क्या होता है, टू इरेज और रिमूव, ठीक है। ब्लॉट आउट का मतलब इरेज और रिमूव। ही ब्लॉट आउट द पेनफुल मेमोरी बाय कीपिंग वेरी बिजी, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, उसका बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। देखिए क्या है यहाँ पर, मतलब बोलते हैं ना कुआं और खाई का स्थिति, उसी को बोलते हैं कुआं और खाई की स्थिति के सेंस में लिया बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, मतलब एक शैतान और गहरी समुद्र के बीच में होना। तो ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप दो अनप्लीजेंट सिचुएशन में फंसे हो, ठीक है, कुआं और खाई होना, इधर कुआं है इधर खाई है, उसी सेंस में लिया गया है ये बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिए, फॉर मोस्ट पीपल a visit to the dentist is the result of choice between the devil and deep blue sea. Deep blue sea, if you go you suffer and if you don't go you suffer.
मतलब कहा गया कि डेंटिस्ट के पास जाना क्या एक तरह से ऐसा चॉइस है जिसमें आपको एक तरफ डेविल है, दूसरी तरफ डीप ब्लू सी है, क्योंकि अगर आप जाओगे तब भी सफर करोगे, नहीं जाओगे तब भी सफर करोगे, तब भी आपको दर्द होगा, जाओगे तब भी दर्द होगा, नहीं जाओगे तब भी दर्द होगा डेंटिस्ट के पास का। ठीक है, तो यही हो गया बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी का मतलब। उसके बाद बियर द बंट ऑफ, इसका मतलब होता है क्या, टू बियर द मेन शॉक, यानी कि बियर द बंट ऑफ का मतलब होता है कि जो मेन दर्द है, मेन सफर है, उसको ढोना। ठीक है, उसको सामना करना। टू बियर द मेन शॉक ऑफ, टू बियर द मेन शॉक ऑफ का ही मतलब हो गया बियर द बंट ऑफ। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द पुअर हैव टू बियर द बंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइजेस, यानी कि जो गरीब है उसको सामना करना पड़ेगा, जो दाम जो बढ़ रही है, महंगाई जो हो रही है, उनका सामना करना पड़ेगा, मतलब उसको झेलना का सेंस में। बियर द बंट का मतलब एक तरह से हम लोग लिख सकते हैं झेलना। ठीक है, झेलना का सेंस में बोल सकते हैं, झेलना। ठीक है, अब देखिए बिल द कैट, यानी कि बिल्ली को घंटी पहनाने का सेंस है, बिल द कैट। तो बिल द कैट का मतलब क्या, बिल्ली को घंटी पहनाना, मतलब ये नहीं कि सही में उसको घंटी पहनाना, मतलब कोई भी चीज को जो पहला कदम लेना रिस्क पे, कोई भी चीज का काम करना, रिस्क लेकर काम करना, उसी को बोलेंगे क्या, बिल द कैट, यानी कि बिल्ली को घंटी पहनाना एक तरह रिस्की काम है ना। तो टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, यानी कि कोई भी चीज का पहला कदम लेना पर्सनल रिस्क पे, उसी को बोलेंगे बिल द कैट। देखिए एग्जाम्पल देखिए, someone has to bill the cat and tell the boss we aren't going to come in to work on Saturday anymore, मतलब किसी को ये तो कदम उठाना पड़ेगा ना, रिस्की कदम उठाना पड़ेगा और बॉस को बोलना पड़ेगा कि हम लोग शनिवार को काम करने नहीं आ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो बिल द कैट का मतलब टू टेक ए फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। उसका देखिए क्या, बैंक अपॉन, बैंक अपॉन का मतलब होता है डिपेंड, किसी चीज पे डिपेंड होना, उसी को बोलेंगे बैंक अपॉन। ठीक है, बैंक अपॉन साइड हो जाना, किसी चीज पे निर्भर हो जाना। ठीक है, you can bank upon as you can bank upon us at the time of need। ठीक है, मतलब आपको जब जरूरत पड़ेगा तो हम पे निर्भर हो सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो you can bank upon us at the time of need। तो बैंक अपॉन का मतलब क्या, डिपेंड ऑन। तो इस प्रकार से जो बी से जुड़े हुए जो इडियम्स है उसको आज हम लोगों ने समाप्त किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगले क्लास में मिलते हैं सी के साथ, सी वाले जितने भी इडियम्स है फिर से उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।